एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल मॉडल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो कि बीए पार्ट सेकंड और एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर के रूप में साथ साथ चल रहे हैं दोनों पेपर। तो ये वीडियो वैसे स्पेशली पीजी के लेवल का है, लेकिन यूजी के स्टूडेंट्स भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। लीजिए, आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन मनी सप्लाई। यदि मॉनेटरी सेक्टर में कोई चेंज होता है तो उसका कंप्लीट मॉडल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे हम मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये मॉनेटरी सेक्टर है जिसमें मनी सप्लाई को चेंज किया गया है, मनी सप्लाई को इंक्रीज किया गया है। लीजिए, हम फर्स्ट डायग्राम से शुरुआत करते हैं। इस फर्स्ट डायग्राम में DN जो कि लेबर का डिमांड कर्व है और SN जो कि लेबर का सप्लाई कर्व है, ये दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर ON एम्प्लॉयमेंट निर्धारित होता है और OY एक्सिस पर OW रियल वेजेस का निर्धारण होता है। ये एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट N यहां से चल करके इस सेकंड डायग्राम में आता है, जहां पर ये आउटपुट वक्र को यहां काटता है और इस स्थान पर OY टोटल आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है, अर्थात ON रोजगार और OY उत्पादन की मात्रा। ये उत्पत्ति की मात्रा आगे चल करके थर्ड डायग्राम में मॉनेटरी सेक्टर में पहुंचती है, जहां पर यह मुद्रा के पूर्ति वक्र के साथ मिलकर के कीमत स्तर का निर्धारण करती है। यहाँ इनिशियल स्टेज में OP प्राइसेस का निर्धारण होता है। ये P नीचे फोर्थ डायग्राम में आकर के इस 45 डिग्री की रेखा जो कि रियल वेज लाइन है या कहें वास्तविक मजदूरी की रेखा है, इसकी सहायता से OW के बराबर मौद्रिक मजदूरियों का निर्धारण करती है। अब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, तो मनी सप्लाई कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होकर के MV से MP1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस उत्पादन को बेचने के लिए कीमत स्तर पर वृद्धि होना जरूरी है। इस मनी सप्लाई में चेंज का या कहें कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने का जो परिणाम है, वो परिणाम ये होगा कि सामान्य कीमत स्तर जो पहले OP था वह अब परिवर्तित होकर के OP1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्पादन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी मॉनेटरी सेक्टर के चेंज का रियल सेक्टर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन जितना पहले हो रहा था उतना ही अब हो रहा है और वही उत्पत्ति की मात्रा यहाँ पर आपको इस डायग्राम में OY के रूप में दिखाई दे रही है। जहाँ पूर्व में OP कीमतें तय हो रही थी, वहां अब उत्पादन उतना ही, परंतु मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ गई है, इसलिए जितनी मात्रा में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है और कीमत स्तर OP से बढ़कर के OP1 हो जाता है। जब ये कीमतें नीचे इस फोर्थ डायग्राम में पहुंचती हैं, तो ये वास्तविक मजदूरी के साथ मिलकर के OW1 के बराबर मौद्रिक मजदूरी की दरों का निर्धारण करती हैं, अर्थात मौद्रिक मजदूरियों में भी उतनी ही वृद्धि हो जाती है जितनी की सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। यहाँ पर हमें फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत लागू होता हुआ दिखाई देता है, जो ये कहता है कि देयर आर डायरेक्ट पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइसेस। यहाँ आप देख रहे हैं कि जितनी मात्रा में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है उतनी ही मात्रा में कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है, या कहें कि जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि मॉनेटरी सेक्टर का कोई चेंज रियल सेक्टर पर इफेक्ट नहीं करता है। इसके परिवर्तन के कारण, मुद्रा की मात्रा के बढ़ने के कारण सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि और साथ साथ मौद्रिक मजदूरियों में वृद्धि होती है, जबकि वास्तविक मजदूरियां और उत्पादन का स्तर पूर्ववत ही बने रहते हैं। लीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई ऑफ लेबर, अर्थात यदि श्रम की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो इसका कंप्लीट मॉडल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ पर इनिशियल स्टेज में DN श्रम का मांग वक्र है और SN श्रम का पूर्ति वक्र है। इस स्थिति में E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर OW/P रियल वेजेस का निर्धारण होता है। अब मान लीजिए किसी भी कारणवश श्रम की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और लेबर का सप्लाई कर्व चेंज होकर के SN से SN1 में कन्वर्ट हो जाता है और श्रम का मांग वक्र वही रहता है, यानी श्रम का मांग वक्र
पूर्ववत रहने पर अब सामने ई बिंदु की बजाय E1 बिंदु पर होता है, जहां पर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट ON से बढ़कर के ON1 यानी रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु जो रियल वेजेस हैं वे W/P से घट करके W/P1 हो जाती है, यानी वास्तविक मजदूरी की दरों में कमी हो जाती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जब श्रम की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो ऐसा होने पर रोजगार की मात्रा में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन वास्तविक मजदूरी की दरों में कमी हो जाती है। अगर हम इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें तो इस सामने के बिंदु पर ON के बराबर रोजगार तथा OY के बराबर उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है। ये OY प्रोडक्शन जब आगे जाता है तो यहाँ पर मॉनेटरी सेक्टर में इसकी सहायता से OP के बराबर सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण होता है, और चूंकि W/P ये पूर्व यानी ये वाली वास्तविक मजदूरी की रेखा है, पहले की वास्तविक मजदूरी की रेखा है, जिस पर ये P बिंदु इसको यहाँ कट करता है, जहां पर OW मौद्रिक मजदूरी की दरों का निर्धारण होता है। अब हम यदि नए सामने बिंदु की बात करें जो कि E1 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ रोजगार की मात्रा में N से N1 की वृद्धि हो रही है, अर्थात अब रोजगार की मात्रा ON1 हो जाती है। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है उसमें भी Y से Y1 की वृद्धि हो जाती है, और कुल उत्पादन अब OY के स्थान पर OY1 हो जाता है। इस OY1 की सहायता से थर्ड डायग्राम में जो कि मॉनेटरी सेक्टर में है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वह विपरीत हो रहा है, अर्थात यहाँ सामान्य कीमत स्तर में आपको कमी दिखाई दे रही है। जब सामान्य कीमत स्तर घट जाता है और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर वास्तविक मजदूरी की दरों में भी कमी हो रही है, तो वास्तविक मजदूरी की दरों में कमी होने के कारण जो वास्तविक मजदूरी की रेखा है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और नीचे की तरफ शिफ्ट होकर के W/P1 के रूप में आ जाती है। अब जो परिवर्तित कीमत है OP1 ये जब नीचे रेखा चित्र में आती है तो यहाँ पर OW1 के बराबर मौद्रिक मजदूरियों का निर्धारण यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में लेबर की सप्लाई बढ़ती है तो लेबर की सप्लाई के बढ़ने के कारण एम्प्लॉयमेंट में तो वृद्धि होती है, प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है, परंतु वास्तविक मजदूरियों में कमी हो जाती है, और साथ ही साथ सामान्य कीमत स्तर में भी कमी हो जाती है। जब वास्तविक मजदूरी की दरें घट जाती है और साथ में सामान्य कीमत स्तर भी घट जाता है, देन डेफिनेटली जो मॉनेटरी वेजेस है उसमें भी कमी होगी। इसे हम शॉर्ट रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेदर SN इंक्रीज, दैट मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर जब इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, तो ऐसा होने पर W/P डिक्रीज होती है। ये जो नीचे की तरफ एरो बना हुआ है इसका मतलब होता है कमी, यानी जब श्रम की पूर्ति बढ़ती है तो वास्तविक मजदूरी की दरों में कमी होती है। आप इसको यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। इसके साथ साथ रोजगार में वृद्धि होती है, ये रोजगार N से बढ़कर के N1 हो जाता है। Y इंक्रीज होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले प्रोडक्शन OY था, अब OY1 हो जाता है। प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं, जो आपको यहाँ इस रेखा चित्र में दिखाई दे रही है कि पहले प्राइसेस थी OP, लेकिन अब प्राइस डिक्रीज होकर के OP1 हो जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ फोर्थ डायग्राम में आप देखेंगे कि जो रियल वेज लाइन है वो भी शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि रियल वेजेस में कमी हो रही है। याद रखिए कि जब रियल वेज घट जाती है तो जो रियल वेज की लाइन है वो नीचे की तरफ चली जाती है, और जब इसमें वृद्धि होती है तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि जब जनरल प्राइस लेवल और रियल वेज दोनों घटती हैं तो इस स्थिति में मॉनेटरी वेज भी घट जाती है, और घट करके OW से OW1 हो जाती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जब रियल वेज और जनरल प्राइस लेवल दोनों घट जाते हैं तो निश्चित रूप से मौद्रिक मजदूरियां घटेंगी। क्यों? क्योंकि मौद्रिक मजदूरी का निर्धारण हम इस प्रकार से करते हैं, या कहें कि मौद्रिक मजदूरी को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल लेटर W इंटू P। यदि इन दोनों के मान में कमी होगी तो निश्चित रूप से इनका गुणनफल पूर्व के गुणनफल से कम आएगा, यानी मौद्रिक मजदूरी की दर में निश्चित रूप से कमी होगी।